बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर तलबा व तालबात, यकीनन आप खैरियत से होंगे। आज केमिस्ट्री का लेक्चर 24 पढ़ेंगे। लेक्चर 24 जो टॉपिक है वो है क्रोमाटोग्राफी। क्रोमाटोग्राफी क्या होती है आज हमने ये देखना है। ये भी चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 के अंदर आपको मैंने बताया था लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया करता, लेकिन फिर भी हमने इसे एज ए लॉन्ग करना है, मतलब आए या ना आए, लेकिन हमें पता हो कि अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन टेस्ट में आता है तो आपको लिखना आना चाहिए कि कितना मुकम्मल लिखना है। तो अभी हम इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, एक एमसीक्यू देखते हैं कि क्रोमाटोग्राफी होता क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है क्रोमाटोग्राफी, इसके नाम की वजह है ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक मीन ये यूनानी ज़ुबान का, जैसे हमारी ज़ुबानी होती है ना, उर्दू ज़ुबान है, चाइनीज़ ज़ुबान है, इंग्लिश ज़ुबान है, मतलब ये सारी जो लैंग्वेजेस होती हैं, ऐसे ही एक ग्रीक ज़ुबान है। तो उस ग्रीक ज़ुबान के अंदर, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, यूनानी ज़ुबान के अंदर ये एक वर्ड है क्या, क्रोमाटस। उस क्रोमाटस का मतलब क्या है, कलर राइटिंग। अच्छा, कलर राइटिंग क्यों कहा? क्योंकि शुरू के अंदर ये तकनीक ऐसी चीज़ों को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होती थी जो कलर्ड होती थी। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मसलन इंक्स हैं, ऐसे चीज़ों को अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होती थी, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, क्रोमाटोग्राफी, मतलब कलर राइटिंग। अच्छा देखें, अभी मैं आपको जब क्रोमाटोग्राम बनाऊंगा आप देखेंगे कि ये वाकई इसका नाम क्रोमाटोग्राफी होना चाहिए था। अच्छा, याद रहे चैप्टर 2 के अंदर हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन, मतलब चीज़ों को अलहदा करना, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स को हमने लिक्विड से अलहदा कर लिया फिल्टर पेपर के ज़रिए से। फिर हमने सब्लिमेशन पढ़ा, सब्लिमेशन के साथ हमने क्रिस्टलाइजेशन भी पढ़ी, उसके बाद हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी पढ़ा। ये सारी की सारी वो टेक्निक थी जब हम चीज़ों को क्या करते थे, सेपरेट करते थे, अलहदा करते थे। अच्छा देखें, प्योरीफिकेशन के लिए, सेपरेशन के लिए सारी की सारी टेक्निक्स हैं बिल्कुल एज इट इज़। ये भी एक तकनीक है क्रोमाटोग्राफी, जिसमें हम क्या करेंगे, एक मिक्सचर लेंगे, किसका, कलर चीज़ों का, मतलब एक ले सकते हैं कोई भी, लेकिन हम एक ऐसी चीज़ पढ़ेंगे क्योंकि आपका एफएससी लेवल है, इसलिए हम क्या करेंगे, इंक्स ले लेंगे, मतलब एक रेड है, एक ग्रीन है, एक ब्लैक है, कोई भी ले लें, 3 से 4 कलर ले लें और उनको आपस में क्या कर लें, मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि जनाब लीजिए इनको अलहदा करें, तो आप उन्हें अलहदा कर सकते हैं। कैसे अलहदा कर सकते हैं, वो एक तकनीक है क्रोमाटोग्राफी। आइए क्रोमाटोग्राफी की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, ये क्या है भला, एक तकनीक है। कौन सी तकनीक है? जिसमें हमने क्या करना है, कंपोनेंट्स को अलहदा करना है, लेकिन किस बुनियाद पर अलहदा करना है, असल में 2 हम फेजेस लेंगे, उन 2 फेजेस के दौरान ये खुद ब खुद उनकी रिलेटिव अफिनिटी की वजह से, उनके अंदर सॉल्युबिलिटी की वजह से ये अलहदा हो जाएंगे। वो कंपोनेंट्स जिसका हम मिक्सचर लेंगे, उन्हें हमने कैसे अलहदा करना है, 2 फेजेस की मदद से, 2 चीज़ों की मदद से। वो 2 चीजें कौन सी हैं, एक स्टेशनरी फेज, एक मोबाइल फेज। अच्छा, ये क्या है, आइए देखते हैं स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज क्या है। अब मैं आपके आसानी के लिए एक आसान सा तरीका बताता हूँ। मिसाल लीजिए, ये मेरे पास एक लिक्विड है, अब इसके ऊपर भी एक लिक्विड है, नीचे वाले को हम एक फेज कह लेते हैं, दूसरे वाले को हम एक फेज कह लेते हैं, नीचे वाले को हम स्टेशनरी कह लेते हैं, ऊपर वाले को हम मोबाइल कह लेते हैं। स्टेशनरी का मतलब होता है जो साकन हो, जो ठहरी हो। मोबाइल का मतलब होता है कि वो मूव कर सकती है। लिहाजा ऐसी 2 फेजेस का अभी हम पढ़ते हैं डेफिनेशन कि क्या होती हैं। इनके दरमियान में हम सॉल्यूट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब उसे तकसीम कर सकते हैं, उधर से इधर और इधर से उधर लेके जा सकते हैं। आज ये देख रहे हैं स्टेशनरी फेज क्या है और मोबाइल फेज क्या है। स्टेशनरी का मतलब होता है साकन, ठहरी हुई। आपने कभी नाम सुना स्टेशन? स्टेशन क्या होता है, जो एक फिक्स मुकाम होता है। अच्छा, स्टेशनरी फेज जो साकन होती है। अब आप अपने जहन में लेके आए कि क्या गैस साकन रह सकती है, क्या एक जगह पे ठहरी रह सकती है? नहीं रह सकती। लिहाजा गैस को निकाल दें, बाकी 2 चीजें रह गई, एक लिक्विड्स
और दूसरा सॉलिड्स। लिहाजा सॉलिड्स या लिक्विड्स ऐसी फेजेस होती हैं जो स्टेशनरी फेज होती हैं, और ये कौन सी फेज होती हैं जिसके ऊपर मोबाइल फेज फ्लो करती है। मतलब स्टेशनरी फेज वो होती है जो खुद फ्लो नहीं करती, मोबाइल फेज फ्लो करती है। मोबाइल का मतलब ही मुतहर्रक होता है, हरकत होता है, मतलब मूव करने वाली। लिहाजा स्टेशन मीन साकन, रुकी हुई, मोबाइल मीन मूविंग, मतलब हरकत करती हुई। लिहाजा अभी हम देखेंगे कि स्टेशनरी फेज वो जिसके ऊपर मोबाइल फेज फ्लो करती है, और वो स्टेशनरी मीन जो ठहरी हो, साकन हो, और वो दो ही चीजें ठहर सकती हैं, गैस नहीं ठहर सकती, सॉलिड या फिर कौन, लिक्विड। इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास सिलिका जेल है, चारकोल है, वाटर है, एसीटोन है, ये सारे के सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल भी करते हैं, मतलब मैं आपको चीजें दिखाता हूं कि कैसे हमने प्रैक्टिकल करना है। अच्छा, हमारे पास ये सारी की सारी हम ले सकते हैं। हम वाटर लेंगे, उसके बाद अभी हम देखते हैं कि मोबाइल फेज क्या होती है। मोबाइल फेज वो जो स्टेशनरी फेज के ऊपर क्या करती है, फ्लो करती है, और वो मोबाइल फेज मोबाइल मीन मुतहर्रक, मूविंग। लिहाजा हम कह सकते हैं कि वो मूविंग फेज आपके जहन में आना चाहिए। क्या सॉलिड मूव कर सकता है? नहीं कर सकता। लिहाजा सॉलिड को निकाल दें, बाकी क्या बचा, लिक्विड मूव कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लिहाजा गैस और लिक्विड हो सकती है। ये आपकी डेफिनेशन होगी कि जो फ्लो करती है किसके ऊपर, स्टेशनरी फेज के ऊपर, उस फेज को क्या कहते हैं, मूविंग फेज कहते हैं, मोबाइल फेज कहते हैं, हरकत करने वाली फेज कहते हैं। और वो कौन हो सकती है, लिक्विड या फिर गैस। इसकी एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, वाटर है, बेंजीन है, एसीटोन है, इथाइल अल्कोहल है। तो आज ये हम देखते हैं अभी प्रैक्टिकली भी। और अभी हम पहले ये देखें कि हमारे पास क्रोमाटोग्राफी के अंदर प्रिंसिपल क्या है, उसूल क्या है। आइए, प्रिंसिपल के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये है कि दो चीज़ों के ऊपर ये डिपेंडेंस है। अच्छा, क्या मतलब, कैसे? सबसे पहले वो जो कंपोनेंट दो उन सॉल्वेंट्स के दरमियान में तकसीम हो जाता है, उसकी आखिर वजह क्या है? उसकी वजह है उसकी रिलेटिव अफिनिटी, मतलब वो किस सॉल्वेंट से कितनी अफिनिटी रखता है, मतलब वो सॉल्यूट, वो कंपोनेंट की कितनी मोहब्बत है उस सॉल्वेंट के साथ। अफिनिटी मीन अफेक्शन, मोहब्बत, प्यार, शफकत, मतलब खिंचाव, मतलब वो उस सॉल्वेंट को कितना पसंद करता है। लाइकनेस, मतलब ये कि हम देखेंगे अभी कि कौन सा कंपोनेंट है, उसी हिसाब से हमें अच्छे वाला सॉल्वेंट लेना पड़ेगा जिसके अंदर उसकी अफिनिटी ज्यादा हो, खींचने की पावर ज्यादा हो। लिहाजा दो चीजों के ऊपर क्रोमाटोग्राफी का प्रिंसिपल है। मतलब इस उसूल के तहत दो बातें ख्याल रखनी है। नंबर वन, रिलेटिव अफिनिटी उस कंपोनेंट्स की दो फेजेस के लिए, कि वो कंपोनेंट जिनको हमने अलग करना है उसकी इन दो फेजेस के लिए जो हम लेंगे, वो लिक्विड लेंगे, वो गैस लेंगे, वो सॉलिड लेंगे, उसके लिए कितनी मोहब्बत है उसके अंदर, वो सॉल्यूबल है या नहीं है, उसके अंदर डिसॉल्व होता है या नहीं है। या फिर इसके साथ दूसरी चीज है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। ये क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। अभी हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास रेशियो है किसकी, कंसंट्रेशन कितनी है मूविंग फेज के अंदर और कंसंट्रेशन कितनी है स्टेशनरी फेज के अंदर। लिहाजा उन दोनों की रेशियो को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। मतलब वो किसको कितना पसंद करता है कंपोनेंट, कि वो कंपोनेंट मूविंग फेज में ज्यादा है या नीचे फिर स्टेशनरी फेज में ज्यादा है। ये के है जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट हमें बताएगा, रिलेटिव अफिनिटी ही असल में बताएगा। क्या बताएगा कि हमें वो कंपोनेंट जो स्टेशनरी फेज से कितनी मोहब्बत करता है और मूविंग फेज से कितनी मोहब्बत करता है। मतलब वो किस में ज्यादा जाना पसंद करेगा, रहना पसंद करेगा, किसके साथ उसकी अफेक्शन, उसकी अफिनिटी ज्यादा है, मोहब्बत ज्यादा है, लाइकनेस ज्यादा है। मतलब ये कि हमारे पास एक कंपोनेंट है, उसकी दो फेजेस के लिए कितनी अफिनिटी, मोहब्बत है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। मतलब वो कंसंट्रेशन अगर जब वो तकसीम हो रहा है कंपोनेंट दोनों के दरमियान में, तो वो कंसंट्रेशन, वो मिकदार
किसकी? उस कंपोनेंट की जिसको हमने अलहदा करना है, वो स्टेशनरी फेज के अंदर कितना चला जाता है और मूविंग फेज के अंदर कितना चला जाता है। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। और ये मैंने आपके सामने फार्मूला लिख दिया। अच्छा, फार्मूला को जरा गौर से देखें। फार्मूला कह रहा है कि ये के इस मूविंग फेज वाली कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर के की वैल्यू थोड़ी हुई, मतलब ये इस स्टेशनरी फेज की कंसंट्रेशन जो है, इस स्टेशनरी फेज में मौजूद जो कंपोनेंट की कंसंट्रेशन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब कि ये के और ये वाली चीज आपस में क्या है? इनवर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर के की वैल्यू थोड़ी है तो कंपोनेंट किस में ज्यादा होगा? स्टेशनरी में। हाँ, अगर के की वैल्यू बड़ी है तो के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इस बात के। तो इसका मतलब ये हुआ अगर के की वैल्यू ज्यादा है तो कंपोनेंट ज्यादा किस में होगा भला? मूविंग फेज में होगा। लिहाजा के की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि उस कंपोनेंट की किस फेज के लिए मोहब्बत ज्यादा है। आज ये अभी हम देखते हैं क्रोमाटोग्राफी की कुछ टाइप्स होती हैं। मैं सिंपल एक बात में बता दूं, क्रोमाटोग्राफी क्या है? चीज़ों को सेपरेट करने का तरीका है। और वो सेपरेट करते वक्त हम दो फेज लेते हैं, एक स्टेशनरी फेज, एक मोबाइल फेज। वो सेपरेशन की वजह क्या बनती है? उस कंपोनेंट की उन दोनों फेजेस के लिए अफिनिटी, मोहब्बत, लाइकनेस, वो उन दोनों में कितना जाना पसंद करता है, वो किस में ज्यादा जाता है, वो हम के की वैल्यू से अंदाजा लगाते हैं। आज ये देखते हैं क्रोमाटोग्राफी की कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप जो आपने याद रखनी है एड्सॉर्प्शन क्रोमाटोग्राफी और दूसरी पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी। अच्छा, एड्सॉर्प्शन क्या होती है? अच्छा, एड्सॉर्प्शन क्रोमाटोग्राफी वो है जिसके अंदर हमारे पास स्टेशनरी फेज सॉलिड होती है। मतलब ऐसे ही डेफिनेशन याद कर लें, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको डिफरेंस आ जाएगा, व्हाट इज द क्रोमाटोग्राफी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द एड्सॉर्प्शन क्रोमाटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी। तो आपको याद होना चाहिए कि एड्सॉर्प्शन क्रोमाटोग्राफी वो होती है जिसमें स्टेशनरी फेज, नीचे वाली फेज जो साकन रहने वाली फेज, वो कौन सी होती है? सॉलिड होती है। वैसे हमने कहा था कि स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी। स्टेशनरी मीन साकन, ठहरी हुई, तो लिहाजा वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी। लेकिन अगर वो हो सॉलिड तो इस क्रोमाटोग्राफी का नाम क्या होगा? इस क्रोमाटोग्राफी को एड्सॉर्प्शन क्रोमाटोग्राफी कहते हैं। तो फिर क्या होगा? ये सॉलिड शय है तो वो कंपोनेंट को जज़ब करेगी, एड्सॉर्ब करेगी, क्योंकि सॉलिड चीज को एड्सॉर्ब करेगी। लिहाजा इसलिए हम इसका नाम क्या रख दिया? एड्सॉर्प्शन क्रोमाटोग्राफी। और इसकी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, कॉलम क्रोमाटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी और सॉलिड गैस क्रोमाटोग्राफी। ये आपके पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे हमारे पास पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी जो अभी हम पढ़ेंगे, इसकी जो दूसरी टाइप है क्रोमाटोग्राफी की, वो हमारे पास बुक में है। अभी हम इंशाल्लाह ये, लेकिन आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद रखने हैं दोनों के एग्जाम्पल्स, दोनों की डेफिनेशन, क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास क्रोमाटोग्राफी क्या होती है और एब्जॉर्प्शन क्रोमाटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी जो दो टाइप्स हैं, इनके दरमियान में डिफरेंस बयान कीजिए। अच्छा, एब्जॉर्प्शन तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें स्टेशनरी फेज क्या होती है? सॉलिड। और इसमें क्या होगा? वो जो कंपोनेंट है वो जज़ब होगा, एब्जॉर्ब होगा उस सॉलिड फेज के ऊपर। अच्छा, तो फिर पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी कौन सी हुई? जिसके अंदर स्टेशनरी फेज कौन सी होती है? लिक्विड होती है। फिर बताता चलूं, स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी। अगर हो सॉलिड, सॉलिड मीन वो चीज को एड्सॉर्ब करेगा, तो उसका नाम क्या हुआ? एड्सॉर्प्शन क्रोमाटोग्राफी। और जो है लिक्विड, तो इसका नाम है पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी। पार्टीशन मीन तकसीम, डिस्ट्रीब्यूट। क्या मतलब? इसके अच्छा एग्जांपल के बाद मैं बताता हूं कि ये एग्जांपल आपने याद रखनी है, गैस, लिक्विड और पेपर क्रोमाटोग्राफी। अच्छा देखें, ये जो लिक्विड है, फर्ज करें जो मूविंग फेज है वो भी लिक्विड है, तो अब ये भी लिक्विड, वो भी लिक्विड, तो अब इन दोनों के अंदर कंपोनेंट क्या हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। मतलब थ्रू आउट द टू फेजेस, दोनों बोथ फेजेस के दरमियान में वो सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। पार्टीशन मीन तकसीम, डिस्ट्रीब्यूट मीन तकसीम, मतलब दोनों के दरमियान में तकसीम हो सकती है। इसलिए हमने क्या नाम रख दिया? पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी। वो क्या था भला? एड्सॉर्प्शन, जज़ब करना। इसलिए मैंने कहा स्टेशनरी फेज क्या? सॉलिड। और इसमें स्टेशनरी फेज क्या? लिक्विड। हो ही दो तरह की सकती है, या सॉलिड या लिक्विड। सॉलिड है तो एड्सॉर्प्शन, लिक्विड है तो पार्टीशन।
ये आपने इन दोनों की डेफिनेशन भी और एग्जांपल्स भी याद रखनी है। आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमाटोग्राफी में जो हमने पढ़नी है वो कौन सी टाइप है, वो है पेपर क्रोमाटोग्राफी। पेपर क्रोमाटोग्राफी कौन सी होती है, जिसमें पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी की टाइप है, जिसके अंदर स्टेशनरी फेज कौन सी होगी, लिक्विड होगी। अभी अभी आपको बता के आया हूं कि एड्सॉर्प्शन में स्टेशनरी फेज सॉलिड होती है और पार्टीशन में लिक्विड होती है। लिहाजा पेपर क्रोमाटोग्राफी अगर पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी की टाइप है तो इसका मतलब इसके अंदर स्टेशनरी फेज कौन सी होगी, लिक्विड होगी। वो आप वाटर वगैरह ले लीजिए, इथाइल अल्कोहल ले लीजिए, एसीटोन ले लीजिए, वो कुछ भी ले लीजिए। तो जो इसमें मूविंग फेज लेनी है ना, वो मूविंग फेज आप कौन सी ले लीजिए, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए। और हमारे पास इसके अंदर एक बात का ख्याल रहे कि सॉल्यूट दोनों के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, दो लिक्विड्स के दरमियान में। अभी हम देखते हैं कैसे वो सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो स्याहियाँ हम कैसे अलहदा कर लेंगे, वो कैसे तकसीम हो जाएंगी दो लिक्विड्स के दरमियान में। अच्छा देखें, हमारे पास इसका जो प्रोसीजर करने से पहले मैं बताता चलूं कि पेपर क्रोमाटोग्राफी की भी आगे 3 टाइप्स होती हैं, एक असेंडिंग, दूसरी डिसेंडिंग और तीसरी रेडियल या सर्कुलर। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ मूव करना और डिसेंडिंग का मतलब है नीचे की तरफ मूव करना, और रेडियल या सर्कुलर का मतलब क्या होता है, ऐसे सर्कल में मूव करना बाहर की तरफ। मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे। चलिए फर्ज करें ये हमारे पास असेंडिंग मोड है, तो असेंडिंग मोड में क्या हुआ, ये आपका पेपर है और ये वो स्याही है, मतलब जो स्पॉट मैंने लगाया हुआ है। अब नीचे ये सॉल्वेंट है, अब ये सॉल्वेंट उस स्याही को ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका फिर नाम क्या होगा, असेंडिंग, मतलब असेंडिंग पेपर क्रोमाटोग्राफी। पेपर क्रोमाटोग्राफी की कितनी टाइप्स, 3, एक असेंडिंग, दूसरी डिसेंडिंग और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, सर्कुलर। अच्छा ये देखें डिसेंडिंग देखते हैं। डिसेंडिंग में क्या होता है, इसमें सॉल्वेंट जो होता है वो ऊपर वाली साइड पे होता है, तो लिहाजा इसमें उसमें पीछे वाली में क्या था, सॉल्वेंट नीचे था, इसमें सॉल्वेंट कहां, ऊपर, तो इसलिए नीचे को डिसेंडिंग। अब रेडियल देखते हैं, तो ये हमारे पास ये पेपर है, अब इसके दरमियान में ये स्पॉट लगा हुआ है, तो इसके नीचे हम विक लगा देते हैं जो सॉल्वेंट के अंदर डिप करता है, तो सॉल्वेंट विक के जरिए ऊपर तक आता है, तो वो जो स्याही है वो तमाम अतराफ में ऐसे फैलना शुरू कर देगी, वो तमाम अतराफ में फैलना शुरू कर देगी, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, रेडियल। लिहाजा असेंडिंग में आपने देखा कंपोनेंट मूव करेगा सॉल्वेंट की मदद से किधर को, ऊपर को। डिसेंडिंग में किधर को मूव करेगा, नीचे को। क्यों, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट ऊपर वाली साइड पे होता है। और जो रेडियल है इसमें हम क्या करते हैं, पेपर को हम हॉरिजॉन्टली रखा जाता है और उसके नीचे से हम सॉल्वेंट इस तरीके से विक के जरिए प्रोवाइड करते हैं, तो जब वो कंपोनेंट तर होता है, वेट होता है सॉल्वेंट की मदद से, मतलब सॉल्वेंट के अंदर हल होना शुरू होता है, तो वो फैलना शुरू कर देता है, तो वो ऐसे फैलना शुरू कर देगा, तो वो उसे नाम दे देंगे हम कौन सा, रेडियल या सर्कुलर। ये 3 टाइप्स हैं किसकी, पेपर क्रोमाटोग्राफी की। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने याद रखनी है। अभी हम देखते हैं पेपर क्रोमाटोग्राफी क्या होती है। हमने जो पेपर क्रोमाटोग्राफी पढ़नी है वो असेंडिंग पेपर क्रोमाटोग्राफी पढ़नी है, तो आइए देखते हैं ये क्या है। अच्छा कभी आपने नाम सुना हो कि पौधे जाइलम के जरिए पानी को ऊपर लेके जाते हैं, तो वो कौन सा एक्शन होता है जिसके जरिए पानी खुद ब खुद ऊपर की तरफ लगा जाता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, फ्लो करता है, वो एक्शन क्या कहलाता है, कैपिलरी एक्शन कहलाता है। ये आपने एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है कि जब ये मैं पेपर लूंगा, इस पेपर को लेके मैं उस सॉल्वेंट के अंदर डिप करूंगा, इसके ऊपर वो कंपोनेंट होगा, वो स्याहियां होंगी, वो इंक्स होंगी, तो क्या होगा, इसके ऊपर वो जब सेपरेट होंगी उस वक्त आपने याद रखना है कि वो किस एक्शन के तहत ऊपर की तरफ मूव करेंगी, वो कैपिलरी एक्शन होता है। मतलब इस पेपर के ऊपर वो मूव करने की जो खूबी है उस एक्शन का नाम कैपिलरी एक्शन होता है, जैसे जाइलम के अंदर पानी ऊपर की तरफ फ्लो करता है। अभी देखते हैं असेंडिंग पेपर क्रोमाटोग्राफी में हल्का सा तरीका बताता हूं। ये एक टैंक है। आज की सारे लेक्चर की जो हमारे पास सारी की सारी तफसील ये अभी 4 से 5 मिनट के अंदर समोई है। देखें कि क्रोमाटोग्राफी है क्या, कंपोनेंट्स को अलहदा करना। ये एक टैंक है, हमने क्या करना है, हमने इंक्स ले लेनी है। मिसाल लीजिए आपने ग्रीन ले ली है, मिसाल लीजिए आपने ब्लू भी ले ली है, इसके अलावा भी 2-3 ले लीजिए।
इसमें से थोड़ी सी लीजिए, इसमें से थोड़ी सी लीजिए। आपने इनका मिक्सर बनाना है और इसे चाइना डिश के अंदर ले लेना है। आपने क्या करना है, इस चाइना डिश के अंदर लेने के बाद ये मिक्सर आप रख दें। अभी आप ये एक पेपर लें, ये वर्कमैन पेपर नंबर 1 है। पेपर की भी टाइप होती हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने कौन से सॉल्यूट्स लेने हैं, कंपोनेंट्स लेने हैं, उसके हिसाब से ही सॉल्वेंट लेंगे, उसी के हिसाब से हम पेपर लेंगे। अभी ये आपने जो पेपर लिया है, आपने क्या करना है, इसके ऊपर हम लाइन लगाएंगे। लाइन का मतलब एक पैमाना लीजिए और नीचे से मेजरमेंट कीजिए 2.5 सेंटीमीटर करीबन इसके ऊपर, मतलब एक एंड से थोड़ा सा ऊपर एक लाइन लगाइए 2.5 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, उस लाइन के ऊपर वो जो स्याहियां ली हैं, इसके अंदर जो मिक्सचर है, आपने क्या करना है, उस मिक्सचर का एक स्पॉट इस पेंसिल का जहां पे आपने लाइन लगाई है उसके ऊपर वो लगा देना है। अब ये आपके पास एक पेपर है जिसके ऊपर लाइन लगाई, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या किया, उसके ऊपर वो जो मिक्सचर था वो उसका स्पॉट लगाया। फिर आपने क्या किया, वो जो आपका ये टैंक था, इस टैंक के अंदर आपने सॉल्वेंट नीचे लिया हुआ है और उस सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या करना है, अभी देखते हैं आपने क्या करना है। ये जो इसके अंदर आपने सॉल्वेंट लिया हुआ है, आपने इसके अंदर ऐसे डिप कर देना है, मतलब ये पेपर जो है इसके अंदर डिप कर देना है। लेकिन याद रहे, वो जहां पे आपने स्पॉट लगाया है, इंक्स का मिक्सचर लगाया है, वो जो धब्बा लगाया है, वो उसके अंदर डिप नहीं करना चाहिए। वो पेंसिल की जो लाइन लगाई थी उसके ऊपर स्पॉट लगाया था, वो अंदर डिप नहीं करना चाहिए। हाँ, करीबन उससे नीचे से थोड़ा सा 5 to 6 मिलीमीटर थोड़ा सा बस आप अंदर डिप कर दें। जब आप अंदर डिप करेंगे, वो सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। कैसे मूव करना शुरू करेगा, अभी हम देखते हैं। मैं बताता हूं सारे प्रोसेस को एक बार फिर से। ये लीजिए, ये ले हमारे पास एक पेपर लिया, उसके ऊपर मैंने एक लाइन खींची, उस लाइन के ऊपर मैंने लिख दिया कि ये बेस लाइन है। ये आपने करीबन 2.5 सेंटीमीटर पे लगानी है लाइन। अब ये जो आपने लाइन लगाई है, इसके ऊपर हमने एक इंक्स का क्या लिया, मिक्सर लिया, सैंपल लिया, और उसका जब मिक्सर लेके हमने वहां पे स्पॉट लगाया। अब क्या करें, वो जो क्रोमेटोग्राफिक टैंक है ये वाला आपने वो ले लिया। अब इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है, वो जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, ये वाला सॉल्वेंट है। और ये क्या करेगा, अब देखें जरा गौर से, ये सॉल्वेंट अब ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। लेकिन याद रहे, वो लाइन उस सॉल्वेंट के अंदर डिप नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब देखें, आपने साथ ही क्या करना है, इसको बंद कर देना। ये ऊपर लिड दे दिया, मतलब ये जो टैंक है इसके ऊपर आपने लिड दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि अंदर का जो होमोजीनियस मिक्सचर है। अच्छा, आपने देखा उतनी देर में क्या हुआ, सॉल्वेंट नीचे से ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया। जैसे सॉल्वेंट नीचे से ऊपर की तरफ आना शुरू हुआ तो ये देखें सारी के सारे वो जो मिक्सचर था वो अलग-अलग हो गया और वो डिफरेंट स्पीड पे मूव किए और डिफरेंट स्पीड पे मूव किए। क्यों, हर कंपोनेंट की एक खास वैल्यू होती है मूव करने की, खास रेट होता है, खास पावर होती है मूव करने की, उसके हिसाब से उसने नीचे से मूव किया। लिहाजा तमाम उस मिक्सर को हमने क्या किया, तमाम जितने भी कंपोनेंट से अलग-अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। किसकी मदद से, इस पेपर क्रोमेटोग्राफी की मदद से। अच्छा, यहां पे एक बात का ख्याल रहे, ये जो अब पेपर मैंने बाहर निकाल लिया, इस पेपर को आप खुश्क कर लें। जब ये पेपर खुश्क हो जाएगा तो इसका नाम कहलाएगा क्रोमेटोग्राम। मतलब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, एमसीक्यू के तौर पर आपने याद रखना है कि वो जो ड्राइड पेपर के ऊपर पैटर्न बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राम कहते हैं। इस अमल का नाम क्या है, क्रोमेटोग्राफी। इसमें हमने क्या किया, एक टैंक लिया, इस टैंक के अंदर सॉल्वेंट लिया, हमने क्या किया, एक पेपर लिया, इस पेपर के ऊपर नीचे से लाइन लगाई, उस लाइन के ऊपर हमने मिक्सर लगाया और फिर क्या किया, इस पेपर को इसके अंदर डिप कर दिया। जब अंदर की तरफ डिप किया उसके बाद हमने ऊपर इसको लीड से बंद कर दिया। क्यों, ताकि सॉल्वेंट बाहर एवेपोरेट ना कर सके। अब अंदर का माहौल होमोजीनियस है और सॉल्वेंट नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। यही याद रहे कि अब वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी होगा। अच्छा, क्या हुआ फिर, जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर आया, वो जो मिक्सर था
वो हर किसी शय की अलग अलग एक फैक्टर की वैल्यू थी, उसने अपने हिसाब से अलहदा होना शुरू कर दिया। इसे क्या बोलते हैं? क्रोमाटोग्राफी। और जब वो पेपर को आपने बाहर निकाल लिया, उसे खुश्क कर लें, वो बड़ी खूबसूरत एक तस्वीर सी बन जाएगी। इस तस्वीर का नाम, इस पैटर्न का नाम, इस खुश्क वो जो अलहदा अलहदा स्याहियों का मिक्सर हुआ है, उस पेपर के ऊपर बनी हुई इमेज का नाम क्या है? क्रोमाटोग्राम है। आज ये इसको मैं आपकी आसानी के लिए लिख भी दिया है ताकि हमेशा के लिए आपका असासा बन जाए, एसिड बन जाए और आप इसे नोट्स बना सकें। आए, मैंने लिख दिया है कि क्या करना है। सबसे पहले क्रोमाटोग्राफिक टैंक लेना है, उसके बाद आपने एक वर्ड्समैन पेपर नंबर 1 ले लिए। ये हमारे पास जो वर्ड्समैन पेपर नंबर 1 है, ये करीबन 20 सेंटीमीटर आपने लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक लाइन लगानी है, नीचे से 2.5 सेंटीमीटर पे लेड पेंसिल से लगानी है, क्योंकि वो हल नहीं होती सॉल्वेंट के अंदर, इसलिए लेड पेंसिल से आपने लाइन लगानी है, किसी दूसरे कलर्ड से नहीं लगानी, क्योंकि वो भी साथ फिर मूव करना शुरू कर देगी, बाद में निशानदेही नहीं हो सकेगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने उस लाइन के ऊपर उस मिक्सर का स्पॉट लगा देना है, और स्पॉट लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपको पता है कि वो कंपोनेंट्स अब ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। और आपने क्या करना है कि कंपोनेंट्स जहां पे आपने मिक्सर लिया, उसके साथ ही दो प्योर जो बिल्कुल मतलब रेड है या बिल्कुल मतलब ब्लैक है या ब्लू है, उसका भी एक एक सपोर्ट एक साइड पे लगा दें उसी पेंसिल की लाइन के ऊपर, मतलब ताकि हमें पता लग सके कि जो प्योर एक कंपोनेंट है उसकी कितनी मूव करने की पावर है, और मिक्सर के अंदर हम उसका कंपेयर कर सकें। आए देखते हैं। अभी हमारे पास उसके बाद आपने क्या करना है कि दोनों जब स्पॉट्स खुश्क हो जाएं तो फिर आपने इस पेपर को डिप कर देना है, किसके अंदर? उस वाटर जो टैंक लिया था आपने, क्रोमाटोग्राफिक टैंक था, उसके अंदर सॉल्वेंट था, वाटर था या इथाइल अल्कोहल था, उसके अंदर डिप किया। करीबन कितना डिप करना है? नीचे से करीबन 5 से 6 मिलीमीटर डिप करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको ऊपर से लिड देने के बाद कवर कर देना है, और कवर भरने के बाद आपको ख्याल रहे कि अब वो ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट मूव करेगा, और मूव करने के बाद क्या होगा कि वो अपवर्ड मूव कर रहा है। वो किस तरीके से मूव कर रहा है अपने कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि वो हर किसी, मसलन मिसाल लीजिए मैं आपको बताता चलूं, जो कंपोनेंट, जो इंक उस सॉल्वेंट में ज्यादा हल होती है वो फास्टर मूव करेगी, और जो हल ही नहीं होती वो उस पेंसिल की लाइन के ऊपर ही रहेगी, वो मूव ही नहीं करेगी, और जो थोड़ी हल होती है वो स्लो मूव करेगी। ये है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, ये है अफिनिटी कि एक कंपोनेंट की उस सॉल्वेंट के लिए कितनी अट्रैक्शन है, मोहब्बत है, कशिश है, अफिनिटी है, लाइकनेस है, कि वो कितना उसके अंदर हल हो जाता है कंपोनेंट। जितना ज्यादा हल होगा वो उतना मूव फास्टर, और जितना कम हल होगा उतना मूव स्लो, और अगर हल ही नहीं होता तो फिर वो वहीं पर रहेगा, वो अलहदा होगा ही नहीं, वो उसी लाइन के ऊपर रहेगा। अच्छा देखें आपने क्या किया, ये आपके सामने एक तस्वीर बनी है मुकम्मल, जिसके अंदर ये पेपर भी नज़र आ रहा है, और वो हमने उसे उसके अंदर लटकाया हुआ है। और उसके बाद हमने क्या किया, सॉल्वेंट जब मूव किया ऊपर की तरफ यहाँ तक मूव किया, सॉल्वेंट जहाँ तक मूव करेगा आपने क्या करना है, जैसे ही इसे बाहर निकालना है, सॉल्वेंट फ़र्ज़ करें यहाँ तक मूव किया, जब वो तमाम काफ़ी हद तक मूव कर जाएगा तो करीबन 3 हिस्से पेपर के, तो जब ऊपर तक आ जाएगा आपने बाहर निकालते साथ जहां तक सॉल्वेंट मूव किया है उसके ऊपर आपने लाइन लगा लेनी है। क्यों लाइन क्यों लगानी है अभी बताता हूं। एक फार्मूला हमने, क्योंकि उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट करनी है। आपने क्या करना है कि हमारे पास स्ट्रिप को बाहर निकाल लिया, स्ट्रिप को बाहर निकालने के बाद मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर लाइन लगा लेनी है, पोजीशन मार्क कर लेनी है कि रेड जो हमारे पास कहाँ तक गई वहाँ भी निशान लगा लें, ब्लू कहाँ तक गई वहाँ भी निशान लगा लें, और इसी तरीके से ब्लैक कहाँ तक गई उसका भी निशान लगा लें, और सॉल्वेंट कहाँ तक गया उसका भी एक निशान लगा लें। अब आपको पता लग गया, सबका डिस्टेंस पता लग गया कि ब्लू ने इतना डिस्टेंस कवर किया, ब्लैक ने इतना डिस्टेंस कवर किया, रेड ने इतना डिस्टेंस कवर किया। अब आपके पास ये क्रोमाटोग्राम बन गया। ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया कि दिस इज़ MCQ, कि ये क्रोमाटोग्राम कहलाता है। कौन? जब वो ऊपर खुश्क हो जाएगा उसे आप बाहर निकालेंगे, खुश्क होने के बाद क्रोमाटोग्राम कहते हैं। अच्छा ख्याल रहे कि अगर तो वो कलर्ड चीज़ें होंगी
तो फिर तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर वो कलर्ड चीज़ें नहीं हैं तो ऐसी चीज़ों को भी हम अलहदा तो कर सकते हैं, क्योंकि कलर्ड इसलिए हमने यूज़ किया क्योंकि क्रोमाटोग्राफी का मतलब ही क्या था, कलर राइटिंग, क्योंकि क्रोमाटोस के लफ्ज़ से वो बना था। ये शुरू में इसके लिए इस्तेमाल करते थे, इसलिए हमने इंक्स की बात की, वरना ऐसा नहीं कि सिर्फ इंक्स को अलहदा कर सकते हैं, ऐसी और भी चीज़ों को अलहदा कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलहदा कर सकते हैं। लिहाजा उसके लिए फिर अलग से तरीके हैं, फिज़िकल हैं, केमिकल हैं, कि उसको हम कैसे पता लगेगा कि वो कितना फ़ासला उसने तय किया है। वो काफ़ी प्रोसेस से गुजरने के बाद होता है। अच्छा देखें, असेंडिंग पेपर क्रोमाटोग्राफी के अंदर एक बात का ख्याल है कि जिसने जितना डिस्टेंस कवर किया उसकी हमने वैल्यू निकालनी है। इस वैल्यू को बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर, इसे RF से डिनोट करते हैं। और ये क्या है कि जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस कंपोनेंट ने और जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया सॉल्वेंट ने। मतलब क्या कि हम कहेंगे जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ब्लू ने, नीचे जितना सॉल्वेंट ने। फिर इसी तरीके से जितना डिस्टेंस कवर किया ब्लैक ने और नीचे जितना कवर किया वाटर ने, मतलब सॉल्वेंट ने। इस तरीके से उसकी RF वैल्यू निकालेंगे। ये बाकायदा खुद एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ RF और इसके यूनिट्स क्यों नहीं होते। अभी बताता हूँ कि यूनिट्स क्यों नहीं होते। अच्छा देखें, ये आपके सामने मैंने बना दिया कि ये ब्लू ने इतना फासला तय किया, ये पर्पल ने इतना, रेड ने इतना और सॉल्वेंट ने इतना। तो हम इस यहाँ से वैल्यू ऐसे बिल्कुल बाकायदा आपके पास जो पेपर होगा लेड पेंसिल से बाकायदा आपने खुद ऊपर लाइन लगा के लिखना है इसके ऊपर कि ये ब्लू ने 35 इतना, मतलब जितना भी मिलीमीटर, जितना भी उसने फासला तय किया है वो आपने बाकायदा ऊपर लिखना है। अच्छा, ये हमारे पास रिटार्डेशन फैक्टर निकल आएगा। तो जब रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू निकल आए तो आपको पता होना चाहिए इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये एक सिंपल रेशो है। मैथमेटिकल जो रेशो होती है कि कंसंट्रेशन है ऊपर भी और नीचे भी कंसंट्रेशन है, उसके कोई यूनिट्स नहीं हो सकते। इसलिए आपने ये ऐसे ही आंसर लिख देना है, रिटार्डेशन फैक्टर की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, और एंड पे आपने बाकायदा लिखना है कि इसके यूनिट्स क्यों नहीं होते, बिकॉज इट इज़ अ सिंपल मैथमेटिकली रेशो। उसके बाद आपको ख्याल रहे कि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या है कि वो कंपोनेंट, मतलब वो ब्लू है, वो ब्लैक है, जो भी इंक है, वो कितनी मोहब्बत करती है किससे, हमारी उस फेज़ से, उस सॉल्वेंट से कितनी मोहब्बत करती है, उसके अंदर कितना हल होती है, वो था डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, उसकी रिलेटिव अफिनिटी। अच्छा देखें, हमारे पास क्रोमाटोग्राफी के यूजेस भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने याद रखने हैं कि हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स हम कर सकते हैं, शनाख्त कर सकते हैं कि ये कौन सा है। मसलन अमीनो एसिड्स हैं तो हम उनके अंदर शनाख्त कर सकते हैं कि ये कौन है, ये कौन है। रिटार्डेशन फैक्टर से पता लग जाता है कि किसने कितना डिस्टेंस तय किया। हर चीज़ की एक ख़ास सॉल्वेंट के हिसाब से और पेपर के हिसाब से ख़ास RF वैल्यू होती है। तो इसके बाद इसका ये भी फ़ायदा है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम इसे यूज़ करते हैं। जब आप लैब में यूज़ करेंगे, क्वालिटी का पता लगता है कि कितनी चीज़ प्योर है, वो कितना उसके अंदर हल हुई, कितना उसकी RF वैल्यू निकली। इसके बाद एक तीसरा भी फ़ायदा याद रखना है कि हमें चीज़ की प्योरिटी का पता लगता है कि कितना कंपाउंड प्योर है, ये हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और यूज़ याद रखना है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सेपरेशन जो अभी अभी हमने की है, ऐसे सेपरेशन कर सकते हैं। और हमारे पास जो आज हमने पढ़ा उन क्वेश्चंस को आपने याद रखना है कि सबसे पहले क्रोमाटोग्राफी होती क्या है, उसकी 2 टाइप्स याद है, उसकी डेफिनेशन और उसके वो कलर राइटिंग, उसका क्रोमाटिस मीनिंग लिखना है कि ये ग्रीक वर्ड है, कलर राइटिंग है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने क्या लिखना है, इसके 2 टाइप्स, एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन, और उन दोनों की डेफिनेशन वगैरह भी साथ लिखनी है। उसके बाद आपने याद रखना है कि क्रोमाटोग्राफी क्या है, पेपर क्रोमाटोग्राफी क्या है और उसकी मेथड क्या है, उसके सम टाइप्स कौन सी हैं। पेपर क्रोमाटोग्राफी की जो टाइप्स थी आपको पता है कि वो कौन सी थी, असेंडिंग, डिसेंडिंग, रेडियल या सर्कुलर। उसके बाद आपने जो याद रखना है कि RF वैल्यू क्या होती है और इसके यूनिट्स क्यों नहीं होते। उसके बाद आपने याद रखना है कि असेंडिंग पेपर क्रोमाटोग्राफी जो हमने एंड पे की, ये जो वाटर टैंक वाली, इस क्रोमाटोग्राफिक टैंक के अंदर हमने ये जो सारा प्रोसेस किया है, इसका क्या प्रोसीजर है, ये कैसे करते हैं और इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल होता है, वो सारी की सारी चीज़ें आपने बतानी है। और आखिर पे आपने यूजेस भी बताने हैं किसके, क्रोमाटोग्राफी के। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ये आज चैप्टर 2 का भी लास्ट ही टॉपिक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 2 के कुछ MCQs और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को मज़ीद देखेंगे। और आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।